हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई यूपीएससी। और हम कुछ 5-6 टॉपिक देखेंगे इसमें इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आ रहा है कि डीबीटी इन फर्टिलाइजर सेक्टर। सर बात यह है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा हमारी सब्सिडी दी जाती है वो हमारे फूड में दी जाती है। ओके, फूड के बाद हमारी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइज़र में। फूड में मतलब क्यों दी जाती है? हमारा नेशनल सिक्योरिटी फूड जो मिशन चल रहा है वो, उसके बाद जो हमारा बीपीएल का प्रोग्राम है, एपीएल का प्रोग्राम है, इसमें दी जाती है। इसके बाद फर्टिलाइजर में जो हमारी सब्सिडी दी जाती है ना, वो यूरिया में सबसे ज़्यादा दी जाती है। आपको जान के हैरानी होगी, 2015 के इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि यूरिया में जो हमारी सब्सिडी दी जाती है वो एमआरपी के अराउंड डबल दी जाती है। ठीक है, तो सर क्या होता था कि पहले यूरिया में क्या होता था कि सब्सिडी डायरेक्ट क्या होता था। मान लीजिए हमारी कोई कंपनी यूरिया बना रही है, तो ये मान लीजिए हमारी कंपनी है, तो डायरेक्ट इसको हम क्या करते थे, सब्सिडी दे देते थे। ओके, अब इसको सब्सिडी देने से क्या होता था हमारा कि अब इसको सब्सिडी मिल गई कंपनी को। अब ये कंपनी माल निकालती थी मार्केट में, ये मार्केट में हमारा माल आ गया तो किसानों के पास तो ये 50% पहुंच पाता था, और रेस्ट जो हमारा 50% था ये क्या होता था कि इंडस्ट्री में यूज हो जाती थी और ब्लैक मार्केट हो जाता था। तो भाई सब्सिडी तो पहले आपने पेड कर दिया कंपनी को, गवर्नमेंट को जो फायदा किसानों तक पहुंचाना था वो कंपनी के थ्रू पहुंचा रही थी, इंटरमीडिएटरी यहाँ पे कंपनी थी। लेकिन इंडस्ट्री में डाइवर्ट हो जाने के कारण प्लस ब्लैक मार्केटिंग हो जाने के कारण हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें सब्सिडी में लॉस हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं सर, जैसे हमने एलपीजी में सब्सिडी का रिफॉर्म किया है, ठीक है, जैम योजना लगाकर, जनधन, आधार और मोबाइल योजना लगाकर हमने क्या किया है, एलपीजी में डायरेक्ट सब्सिडी डीबीटी करते हैं हमारा। पहल योजना के तहत हमारा हुआ था। पहल का मतलब है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो सर ये था कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, इसके बाद देखिए गवर्नमेंट के बीच में इंटरमीडिएटरी हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे सिटीजन है या पब्लिक है। तो सर इंटरमीडिएटरी को क्रॉस करते हुए गवर्नमेंट ने बोला कि सीधा जो पैसा है ना सब्सिडी का, वो कंपनी को मत दो, किसी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू मत बंटवाओ, इसको सीधे हमारा सिटीजन के अकाउंट में डाल दो, जिससे क्या होगा, हमारा लीकेज कम हो जाएगा। इसके बाद सर एक काम और किया गया कि जो हमारा इंडस्ट्री में हमारी यूरिया डाइवर्ट हो जाती थी, तो वहाँ पे नीम कोटिंग की गई। नीम कोटिंग करने से ये था कि हमारा पहली बात तो डाइवर्जन रुक जाएगा इंडस्ट्री में, किसी काम का नहीं रहेगा हमारे इंडस्ट्री का, और उसके बाद हमारे सॉइल को प्रोडक्टिविटी भी ये नीम कोटिंग करने से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये सब बात हुई हमारे कुछ यूरिया से लेकर। तो अभी जो हमारा कि एलपीजी में जो हमारा रिफॉर्म किया गया है, डायरेक्ट सब्सिडी दी गई है, उसी तरह से क्या हो रहा है कि सर हम डायरेक्ट सब्सिडी फर्टिलाइजर में देना चाह रहे हैं। लेकिन सर आपको पता हुआ कि हमारे यहाँ जो लैंड रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो पाया। लैंड रिफॉर्म अच्छे से न होने के कारण क्या हुआ सर कि यहाँ पे नियर अबाउट 20% लोगों के पास 80% जमीन रह गई और 80% लोगों के पास 20% जमीन रह गई। ओके, ऑलमोस्ट। तो सर जो हमारे 20% लोग हैं, 20 जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, इनके पास 80% जमीन है। और इन्होंने जब लैंड रिफॉर्म हुआ था ना, तो एक वहाँ पे टर्म आएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सर उसमें एक टर्म आता है कि आपको बोलते हैं कि पर्सनल कल्टिवेशन। जब लैंड रिफॉर्म हमारा हो रहा था तो उसमें जितने भी लैंडलॉर्ड थे इनको जमीन दी गई कि आप कितना पर्सनल कल्टीवेशन कर सकते हैं। ये पर्सनल कल्टीवेशन के नाम पे इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने बेटे को, बेनामी प्रॉपर्टी सबको बांट दिया लैंड को। ये बोलते हैं कि हमारा पर्सनल कल्टीवेशन है। सर ये पर्सनल कल्टीवेशन के नाम पे बहुत सारी जमीन हमारे लैंडलॉर्डों ने हड़प ली। तो सर ये लैंडलॉर्ड क्या करेंगे कि अब ये खेती तो यहाँ कर नहीं पाएंगे, और जब ये खेती यहाँ पे नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, इसको अधिया बटाई पर उसको बांटेंगे खेत को। ठीक है, मतलब दूसरे को दूंगे कि भाई साहब आपको मैं खेत दे रहा हूँ, अपना लैंड दे रहा हूँ, आप इसमें बो, काटो, खाओ, अपना इसमें रिसोर्स लगाओ, इनपुट डालो, लेकिन जो भी होगा इसमें 1/10 या 1/20 नियरली 50% हिस्सा यूपी में लिया जाता है। ओके, टीनेट से कहीं कहीं तो 70% तक हमारा टीनेट से क्या होता है कि जो इसके किराएदार हैं हमारे लैंड के, उससे लिया जाता है। तो सर देखिए हमारे यहाँ जो टेनेंसी हमारा लॉ है, टेनेंसी लॉ ये है कि सर पर्सनल कल्टीवेशन के बाद जो भी आपकी ज़मीन होगी, आप नहीं कल्टीवेट कर पाएंगे तो वो ज़मीन सीज हो जाएगी, और किसके पास चली जाएगी, टीनेट्स के पास चली जाएगी।
जो किराएदार है उस जमीन का। तो सर इस वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे लैंडलॉर्ड होते हैं ये बहुत तेजी से जितने भी यहाँ पे टेनेंट्स है उसको चेंज करते रहते हैं, जो किराएदार है हमारे लैंड को उसको चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से सर बताओ आप ही कि आप एक रूम में आए हो 1 महीने के लिए, पता भी नहीं है कि 1 महीना रहोगे कि नहीं, आपने किराए पे एक रूम लिया, आपको नहीं पता कि 1 महीने बाद मकान मालिक निकाल देगा, 2 महीने बाद निकाल देगा, 3 महीने बाद निकाल देगा, तो आप कौन सी सिक्योरिटी होगी, वो कौन सी आप पीस ऑफ माइंड होगी और कौन सा आप काम कर पाएंगे उस रूम में रहकर। इसको ही रिफॉर्म करने के लिए हमें बोला गया कि हम कम से कम टेनेंसी को रिफॉर्म किया जाए ताकि हमें उनको टेन्योर की सिक्योरिटी दी जा सके। मतलब कि मान लीजिए टेनेंट को एक टेन्योर सिक्योरिटी मिलेगी, 5 साल के लिए आपके पास ये लैंड रहेगा, तो सर जो टेनेंट है वो 5 साल के लिए एटलीस्ट अपनी आगे कोई पॉलिसी तो बना सकता है ना, कि वो तो देखिए जो टेनेंट है वो नियरली बीपीएल में ही होते हैं, और जैसे बीपीएल के ऊपर थोड़ा सा आते हैं, कोई शादी हुई या बीमारी हुई तो फट से बीपीएल में गिर जाते हैं। ओके, तो सर ये हमारी बात है, टेनेंसी रिफॉर्म की ये बात हो रही है। तो सर जो टीनेट है ना, इनको जो सब्सिडी है, आप डायरेक्ट यदि आप मान लीजिए डीबीटी लगा देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लगा सकते हैं, तो एलपीजी में तो ठीक है यार, एलपीजी में आपने आधार से जोड़ दिया तो आधार कार्ड सबका बना हुआ इसको मिल गया, लेकिन आपका जो यहाँ पे पर्सनल कल्टीवेशन के नाम पर लैंड आपने लगा रखा है और टेनेंसी रिफॉर्म आपने नहीं किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा सर कि टीनेट्स को ये प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, टेनेंट्स को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो जो ये डीबीटी लगाया हुआ है, जो पायलट प्रोजेक्ट चला रहे थे 16 डिस्ट्रिक्ट में, ये टेस्टिंग के तौर पे चला रहे हैं, तो ये सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन सर यहाँ पे एक थोड़ा सा हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, डीबीटी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में बापू भी लगाएंगे। अब बापू तेरा खेल बुरा है, अब बापू लगाने में क्या होगा सर, बापू का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो करेंगे, मतलब पैसा आपके सरकारी खजाने से हमारे किसान के अकाउंट में तो आ जाएगा, लेकिन किसके अकाउंट में आएगा, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में आएगा या जो टीनेट है उनके अकाउंट में आएगा। ये बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि टीनेट के अकाउंट में भेज रहे हो कि लैंडलॉर्ड के अकाउंट में भेज रहे हो। अब जो बो काट रहा है वो तो हमारा टीनेट कर रहा है, किराएदार है जो वो कर रहा है, जो लैंडलेस और मार्जिनल हमारा फार्मर है वो हमारी जमीन को जोत बो रहा है। तो पहली बात तो टेनेंसी रिफॉर्म की जरूरत है, और बाद में इसमें बापू इसने इसलिए जोड़ दिया है कि सर इसमें क्या है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिजिकल अपडेट। अब सर कोई भी किसान जब यूरिया खरीदने जाएगा हमारे ब्लॉक पे, तो उसको बापू के थ्रू क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे एक मशीन रहेगी, वहां पे अंगूठा लगाओ तो पता चल जाएगा कि आप किसान हो, आपको यूरिया मिल जाएगा। और जैसे ही बापू का ये अंगूठा लगाएगा तो सरकारी खजाने से क्या होगा कि डीबीटी के थ्रू पैसा जो जिसने यहाँ अंगूठा लगाया है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे क्या होगा, टेनेंसी रिफॉर्म से भी हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं, लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए, टेनेंट्स की सिक्योरिटी के लिए, अदरवाइज आप लैंड रिफॉर्म को प्रॉपर करिए, है ना। तो ये हमारी बात आ रही है। तो ये बोल रहे हैं कि बापू तो मैंने लगाऊंगा ही लगाऊंगा, डीबीटी तो रहेगा ही जैम का, लेकिन बापू भी जोड़ना पड़ेगा। बापू में क्या है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिजिकल अपडेट। ये जैसे खरीदेगा, अंगूठा मैंने लगाया, मैं टीनेट हूं, मैं मार्जिनल फार्मर हूं, लैंडलेस फार्मर हूं, तो जो पैसा आएगा वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये तो फेयर इनफ है, सही है, ठीक है। चैलेंजेस यही था सर यहाँ पे कि हमारा जो टीनेट्स थे ये अननोन थे, ठीक है, और सब्सिडी जो हमारी यूरिया में दी जाती थी ये क्या था कि हमारा स्मॉल और मार्जिनल फार्मों को दी जाती थी। और सर एक मेजर इशू ये आ रहा है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा एनपीके का रेशियो है, देखिए हमारे यहाँ बेसिकली जो हमारे सॉइल है यहाँ पे 3 न्यूट्रिएंट की कमी ज़्यादा पड़ती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की कमी पड़ती है, जिसका रेशियो आप 2015 का इकोनॉमिक सर्वे उठा कर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है 4:2:1, ठीक है। लेकिन सर हमारे यहाँ किसान पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे न होने के कारण वहाँ पे देखिए रेशियो लगा देंगे 100:50:25। इनको तो ये लगता है कि जितना आप यहाँ इसमें खाद डालोगे, फर्टिलाइजर डालोगे, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन सर आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा यूज होने के कारण हमारा एक प्रॉब्लम आती है सॉइल की। पहली बात तो फर्टिलिटी कम होती है, और जो हमारा नाइट्रोजन बहकर हमारे नदी में जाता है और तालाब में जाता है तो यूट्रोफिकेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा लेक डेड हो जाता है ना। तो वही यूट्रोफिकेशन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, बीओडी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व ऑक्सीजन की हमारी कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आती है। तो सर आपको पहली बात तो ये बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है इसको किस मात्रा में, सही मात्रा में यूज किया जाए।
पहली बात तो ये करना पड़ेगा सर। इसके बाद सर आपको करना पड़ेगा ये कि वहाँ पे जो इरिगेशन की फैसिलिटी है, इरिगेशन ज़्यादा मतलब बेकार तरीके से इरिगेशन हो। हमारे यहाँ कैसा इरिगेशन होता है, हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन होता है सर। फ्लड इरिगेशन होने से ये होता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि सैलिनिटी की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि भाई साहब जो हमारा फ्रेश वाटर होता है ना, ये भी कम से कम 5 पीपीटी 5 पर जो हमारा पर 1000 जो होता है हमारा, इसमें भी नमक होता है थोड़ा सा। जैसे ही वेपराइज होता है नमक छोड़ के चला जाता है, और नमक हमारा क्या होता है कि जो पोरस होते हैं हमारे मिट्टी होती है उसमें फंस जाता है। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, ग्राउंड वाटर में पानी की सीपिंग नहीं हो पाती है, तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी हमारी डाउन होती है। उसके बाद वो क्या होता है कि जब वहाँ पे नमी नहीं बन के रहेगी, मॉइस्चर नहीं बन के रहेगी, तो हमारा डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारा इशू आते हैं इन सब सारी चीज़ों में, ठीक है सर। तो पहली बात तो आप फर्टिलाइजर को बताना कि कैसे फर्टिलाइजर यूज़ किया जाए। दूसरी बात कि कैसे हम यूज़ करें नाइट्रोजन को। दूसरी बात ये है कि सर हम कैसे हम यहाँ पे सिंचाई करें। और सर आपको पता होगा कि अभी पता है आपको ट्रोपोस्फीयर के हमारा अपर एटमॉस्फेयर में क्या हुआ है कि चाइना और इंडिया के ट्रोपोस्फीयर के अपर एटमॉस्फेयर में अमोनिया मिला है। अमोनिया बेसिकली नाइट्रोजन में ही यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा अमोनिया यूज़ करने के कारण ये हमारा अपर ट्रोपोस्फीयर में चला गया है। इसकी वजह से क्या होगा सर, अपर ट्रोपोस्फीयर में चले जाने के कारण क्या होगा कि सर अपर ट्रोपोस्फीयर में चला गया तो ये कूलिंग इफेक्ट लेके आएगा। ये एरोसोल्स जो होते हैं ना, आप फॉग मारते हैं, इंडिया में क्या चल रहा है सर, फॉग चल रहा है। जैसा फॉग लगाते हैं इस तरह की वहाँ धुंध बन जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि सनलाइट हमारी नहीं आ पाएगी अर्थ में, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी आ रही है एग्रीकल्चर में। आप इस तरह से यूज करना चाहिए, ओके। और देखिए जो हमारी फर्टिलाइजर दी जा रही है, जो सब्सिडी दी जा रही है, ये सब्सिडी दी जा रही है आपको मेनली न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जा रही है। सर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या होती है, पहली बात तो ये होती है, क्या होती है इसकी बात करेंगे सर। तो आपको अभी मैंने बताया जो एनपीके है ना, तो सारी यूरिया में तो नाइट्रोजन तो नहीं होगा ना सर। तो एनपीके में कितना परसेंट आप जब आप यूरिया बना रहे हो तो उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, सब्सिडी दो। आप जब फास्फोरस बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो आप खाद बना रहे हो इसके लिए फर्टिलाइजर, उसमें कितने परसेंट फास्फोरस है, इसमें दो। पोटास के लिए जो बना रहे हो उसमें कितने परसेंट हमारा पोटास है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या दो, सब्सिडी दो। तो ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा सब्सिडी दी जा रही है ये न्यूट्रिएंट बेस्ड हमारी सब्सिडी दी जा रही है। सर अगले बात करेंगे हम रेल सेफ्टी की। सर रेल सेफ्टी में क्या है कि देखिए अभी हमारा जो हमारा मेजर एक्सीडेंट होते रहते हैं हर साल, कुछ ना कुछ एक आध दो हो ही जाते हैं, ट्रेन पलट जाती है हमारी। तो सर रेल सेफ्टी में क्या है कि हमारे यहाँ डीरेलमेंट जो होता है, पटरी से उतर जाती है, 50% केसेस इससे होता है। इसके बाद 36% केसेस जो होता है कि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग होती है। अब गांव से पास हो रही है, वहाँ पे गेट वोट तो लगा नहीं है, लोग वहाँ भैंस पास करा दिया, गाय पास करा दी, खुद पास हो गए, कट के मर गए वहाँ पे। तो इस वजह से एक्सीडेंट होता है, रेल भी वहाँ पलट जाती है। तो अनमैन्ड जो हमारी क्रॉसिंग होती है, उसके बाद जो डीरेलमेंट होता है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद देखिए सर आग लग जाती है ट्रेनों में, वहाँ पे कोई फायर डिटेक्शन के लिए कुछ लगाया ही नहीं गया है। उसके बाद आपका एंटी कोलिजन कोई हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके बाद वहाँ पे स्टाफ पे डेफिसिट होता है। पता चला कि जो ड्राइवर है वो 24 घंटे तो सोया ही नहीं है, और उसको दे दिया भाई ट्रेन चला ले, अब वो गया सो गया उसी में, तो भाई कहीं भी ट्रेन लड़ जाएगी ना। तो ये होती है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि मतलब हमारे यहाँ क्या है कि स्टाफ में डेफिसिट है, ओके, वर्कलोड ज़्यादा है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। इसके बाद अनमैन्ड क्रॉसिंग आपको बता दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं, ओके, तो ये हमारे ओवर एज हो गए हैं। हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं यहाँ पे क्या है कि 25% जो ट्रैक हैं ये हमारे ओवर एज हैं, 75% ही वर्किंग है। उस पर आप चलाएंगे जिस स्पीड लिमिट पे, तो क्या चलेगी हमारी ट्रैक, खराब हो जाएगी ना, तो चेंज तो करना पड़ेगा ना सर। अब अंग्रेजों ने बनाया तो आपको तो मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम आ रही। तो रेल बजट को हमने क्या किया है, रेल बजट को हमने जनरल बजट से 2017 जो 18-19 का बजट आएगा उसमें रेल बजट को जनरल बजट से मर्ज कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स कम होगा, गवर्नेंस ज़्यादा होगा, ओके। और बात यह है कि सर उसके बाद दूसरा काम और कर रहे हैं 2018-19 से हम क्या कर रहे हैं कि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड बजट को हम मर्ज कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होता है सर कि जब भी बजट बनता है तो हमारा जो झुकाव होता है प्लान्ड की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करती है प्लान्ड बजट। और नॉन प्लान क्या होता है कि ये हमारा मतलब कि बीड़ी पीने पे, सिगरेट पीने पे, बियर पीने पे यहाँ पे खर्च होता है नॉन प्लान में।
ठीक है, मतलब मेंटेन ये मेनली काम होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। ये हमारा डिफेंस में जाएगा, सिविल सर्वेंट को सैलरी मिलेगी, राष्ट्रपति को सैलरी मिलेगी, प्रधानमंत्री को सैलरी मिलेगी। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहाँ पे नॉन प्लान खर्च होता है। तो इंडिया गवर्नमेंट का झुकाव तो प्लान पे रहता है, लेकिन नॉन प्लान में एक हमारा टर्म आता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में भी हमारा पैसा खर्च करना पड़ता है सर, लेकिन मेंटेनेंस पे अब पैसा खर्च नहीं करते हैं। तो जो हमारा प्लान में आपने खर्च किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाई, मेंटेनेंस नहीं किया, खराब हो गया, फिर से प्लान में लेके आओ। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि प्लान और नॉन प्लान को मर्ज कर रहे हैं, प्लस रेलवे बजट और जनरल बजट को हम मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे रेलवे को मॉडर्नाइज करने में काफ़ी फायदा होगा। सर अगला हमारा टॉपिक आता है FIPB। FIPB मतलब होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सर देखिए, हमारे यहाँ जो भी FDI आता है, FDI क्यों आता है, क्यों कैसे आता है और क्यों नहीं आता है, इसकी बात करेंगे। सर बात है, FDI दो तरीके से आता है। FDI आता है, एक डायरेक्ट रूट से आता है, एक इनडायरेक्ट रूट से आता है। सर डायरेक्ट रूट से जो आता है इसको कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट रूट से आता है मतलब कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, उसमें गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है इनडायरेक्ट रूट वाले में। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि सर एक हमारा बोर्ड बनाया गया था, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB, वो इसको रेगुलेट करती थी और 5,000 करोड़ रुपए तक ये क्या करती थी, इस प्रोजेक्ट को सिंगल विंडो जो हमारा क्लियरेंस करके भेज देती थी। अब क्या है कि हमारा जो डायरेक्ट रूट से ही हमारा 90% FDI आ रहा है, तो भाई तेरा क्या काम, FIPB तेरा क्या काम है ना। तो FIPB को हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एबॉलिश करना पड़ेगा। तो यही तो बात हुई बजट में कि भाई FIPB को एबॉलिश करो। तो सर 10% जो हमारा पैसा आएगा FDI में वो कैसे रेगुलेट करेंगे। सर वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट के लिए आ रहा है, मान लीजिए इन्वायरमेंट में आ रहा है या फाइनेंस में आ रहा है, डिफेंस में आ रहा है, वो डिपार्टमेंट देख लेगी, उसकी टेंशन ना लो आप। इसलिए क्या करना पड़ेगा सर, इनको एबॉलिश करना पड़ेगा, उसको फेज मैनर में हम क्या कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे FIPB को। सर अगला हमारा सर बात यह है कि जैसे ही 8 नवंबर को हमारा बम गिराया गया, मोदी जी ने बम गिराया, एक रेडिकल हमारा जो रिफॉर्म किया, तो वहाँ पे बात आया कि उसके बाद एक मुद्दा हमारा उछलने लगा कि डिजिटल पेमेंट करो, ठीक है, डिजिटल पेमेंट करो। तो शायद डिजिटल पेमेंट करने के लिए देखिए कोई भी बड़ा काम करना पड़ता है, देखो समझदार व्यक्ति को कमेटी बनाई जाती है कि भाई तुम पढ़े लिखे आदमी हो, जरा देख के बताओ कि क्या क्या काम कर सकते हैं। जब आगे हम कुछ काम कर रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट को करना है, तो भाई लोग ही सुन के तो काम नहीं करेंगे, एक प्रॉपर उस पर एक रेशनल हमारी थिंकिंग चाहिए, जिससे कि हम क्या करें, काम कर सके, आगे बढ़ा सके हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, है ना। जैसे कि आपको मैंने पहले पढ़ाया कि एक OBR है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ORF, ये 1990 के बाद बनी थी। ये 1990 के बाद इसलिए बनी थी सर कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, ये एटलीस्ट पता चल सके किधर हमारा किस तरह की पॉलिसी बनानी थी। तो हमारा जब LPG रिफॉर्म हुआ तो इसने काफ़ी बड़ा एक रोल हमारा निभाया ORF ने। ORF प्लस एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने अभी हमारा रायसीना डायलॉग किया है, ओके, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा उसका वीडियो। तो सर जैसे डिजिटल पेमेंट का हमारा मुद्दा उछला, तो एक हमारा वट्टल साहब हैं, रतन वट्टल साहब हैं, उनकी कमेटी बना दी गई। अब रतन वट्टल साहब की कमेटी बना दी गई थी, कुछ रिकमेंडेशन देंगे, तो इन्होंने बोला कि सर एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाओ, ताकि जो भी ऑनलाइन पेमेंट हो उसको रेगुलेट कर सके। जैसे कि मैंने पेमेंट किया, ठीक है, मैंने अमेजोन पे पेमेंट किया और बीच में किसी ने अपना वायरस छोड़कर मेरे पेमेंट को खा गया, तो मैं कभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करूंगा, मैं फिर कैश से ही अपना काम करूंगा। और सर एक इन्फॉर्मेशन और कि जो इंडिया का कैश टू GDP रेशियो है वो 12% है, कैश टू GDP रेशियो, जबकि ब्राजील का 4 से 5% है और चाइना का 9% है। तो ब्रिक्स नेशन में सबसे ज़्यादा कैश हम यूज़ करते हैं, और कैश में क्या होता है कि हमारा बहुत सारा करप्शन होता है। तो डिजिटल पेमेंट करेंगे सर, इसलिए तो गो कैशलेस की बात हो रही है, नारा दिया हमारे मोदी जी ने। तो सर बात यह है कि मैंने अमेजोन पे पेमेंट किया, कोई बीच में लगा के खा गया, तो कम से कम एक कंटीजेंसी फंड रखा जाए, इस तरह के जब केसेस हों तो कुछ पैसा उस इंसान को दे दिया जाए, क्योंकि आम आदमी तो भाई मारा जाएगा इस बीच में। उसके लिए हमारा कुछ सारे बोर्ड बनाए जाएंगे, और जो भी हमारा ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट होगा उसके लिए एक रेगुलेशन बोर्ड होगा, पेमेंट इशू, ऐप इशू, जो भी इशू होगा ये बोर्ड हमारा देख लेगा, डिजिटल पेमेंट बोर्ड, जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है ये सारा हमारा देख लेगा। तो किस काम के लिए है सर, बेसिकली हमारे डिजिटल पेमेंट के लिए। तो सर ये इसका चेयरमैन कौन होगा सर, तो गवर्नर जो हमारे RBI के हैं ये हमारे चेयरमैन होंगे, और 3 मेंबर होंगे जो RBI से होंगे और 3 नॉन
RBI से होंगे, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करेगी सर। ओके, लेकिन सर डिजिटल पेमेंट में जाने से पहले जरा आप साइबर सिक्योरिटी को देख लो, क्योंकि 32 लाख आपने कार्ड को अभी तक कंप्रोमाइज किया है। हिटाची का हमारा जो सिस्टम यूज हो रहा था ATM में, तो वहां पे क्या हुआ कि मालवेयर छोड़ दिया, और उसमें मालवेयर कीड़ा छोड़ दिया तो पूरा ATM ही खराब हो गए। तो बहुत सारे मल्टीपल बैंक्स के 32 लाख हमें कार्ड कंप्रोमाइज करने पड़े। उसके बाद अब जस्ट अभी का हमारा न्यूज़ है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मतलब ये होता है कि सर ये लोग क्या करते हैं कि आपके जितनी भी फाइल है कंप्यूटर की, इसको क्या करते हैं, ये इनक्रिप्ट कर देते हैं अपना कुछ वायरस डालकर, और उसके बाद भेजते हैं कि भैया हमको कम से कम $300 चाहिए, और जो पैसा लेंगे ये हम इस तरह से नहीं लेंगे, पैसा जो हम लेंगे ये हम लेंगे बिटकॉइन के थ्रू। बिटकॉइन जिसने भी बनाया है हमारा, तो ये सब सारा हमारा काम ब्लैक मनी में चल रहा है। तो सर इस अब यही नहीं, हमारा अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी हमारा आंध्र प्रदेश में कई सारे कंप्यूटर ऐसे हुए जिन पे हमारा रैंसमवेयर का अटैक हुआ है। सबसे ज़्यादा अटैक हमारा UK के जो हेल्थ सिस्टम है उस पर अटैक किया गया है, और वहाँ पे आ रहा है कि आपको 24 से 48 घंटे में 300 दोगे, या नहीं तो अगले 24 घंटे बाद और $600 हो जाएंगे। तो इस तरह के जो अटैक है, आपको डिजिटल सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा अटमोस्ट प्रिसीजन के साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज फेल्योर हो जाएगा यहाँ पे कहानी। अब सर देखिए हमारा APMC का क्या खेल है। ओके, APMC का सर खेल ये हो रहा है कि APMC हमारा एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कि मार्केट रेगुलेशन में बात करी जा रही है। सर आपको मैंने मिडवल इंडिया भी कुछ पढ़ाया, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म मैंने बहुत अच्छे से बताया, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको मार्केट के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा हिस्ट्री में। तो जैसे सर देखिए जो हमारा APMC है, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटी, APMC। सर हर एक स्टेट में एक APMC होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटी। APMC क्या करती है कि एक ब्रोकर को लाइसेंस देती है, और ये इसको कुछ पैसा मिलेगा जो किसान इसको, फार्मर इसको पैसा देगा या टैक्स के फॉर्म में। तो जो भी मान लीजिए यहाँ पे फार्मर्स हैं जिनका जो भी प्रोड्यूस हुआ, ये क्या करेंगे कि जो लाइसेंस का ब्रोकर है यहीं पे बेचेंगे। किसान क्या करेंगे कि APM मतलब आपको मंडी में जाके बेचना है, APMC से थ्रू जो लाइसेंस वाला हमारा ब्रोकर है, इन्हीं के पास आपको बेचना पड़ेगा सामान, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको सामान बेचना पड़ेगा, मतलब आप कहीं भी किसी प्राइवेट प्लेयर्स को अपना सामान आप नहीं बेच सकते, है ना। आपको लाइसेंस जो जिस ब्रोकर को दिया गया है उसी को बेचना है। सर बात ये है कि आपने जब लाइसेंस इनको दिया है, इसी ब्रोकर को हमें बेचना है, तो बात ये होगी कि मान लीजिए मेरे पास कुछ फल हुआ, फ्रूट हुआ, तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे इसी को बेचना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ही ठेला लगा के बेच लूँ, नहीं बेच सकते सर, ठीक है। तो इसीलिए कुछ बोला गया, कुछ चीज़ें APMC से हमें डिलिस्ट करनी है, जैसे कि सेरल्स हो गया, ताकि सर क्या है ना कि इस समय बहुत ज़्यादा बात चल रही है ट्रिपल पी आपको पता ही है, और उसके बाद अब एक बात चल रही है कोऑपरेटिव फार्मिंग की, ताकि जो मीडिएटरी है इनको रिमूव किया जाए, क्योंकि भाई इनको जो इनका जो कमाई का धंधा होगा, सोर्स होगा इस इंसान का, जो इसको लाइसेंस मिला है, जो हमारा दलाल है बीच में, इंटरमीडिएटरी है, इनको भी तो टैक्स कौन दे रहा है, गवर्नमेंट थोड़े दे रही है, वो किसान से ही लिया जा रहा है। इनको यदि आप एलिमिनेट कर लोगे तो मंडी टैक्स, जो टैक्स देना पड़ रहा है किसान को, ये नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप अमेंडमेंट करने को तैयार नहीं हो रहे हो, आप मुर्दा बन गए हो। मुर्दा मतलब ये है कि मुर्दे में अकड़ होती है, और जिंदा आदमी होता है ये लचीला होता है, ठीक है, ये पहचान होती है सर मुर्दे में और जिंदा आदमी में। वो झुक जाता है जिंदा आदमी, मुर्दा आदमी नहीं झुकता है। तो सर बात ये है कि आप इसको जब खत्म करोगे, APMC एक्ट में रिफॉर्म करोगे, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे पल्सेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद वेजिटेबल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम जो आ रही है सॉल्व हो जाएगी, किसान जो मर रहे हैं थोड़ा मरना कम कर देंगे। ओके, तो हम कुछ इससे डिलिस्ट करना चाह रहे हैं ताकि ब्रोकर्स को ना बेचा जाए, डायरेक्ट मंडी में कहीं या मार्केट में आप बेच सकते हैं, ओपन मार्केट में। तो उसमें सेरल्स हैं, पल्सेस हैं, एडिबल ऑयल सीड्स हैं, और इवन चिकन, गोट्स, इसको क्या करना है, डिलिस्ट करना है, ठीक है। दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% जो स्टेट हैं कि हमको ब्रोकर को हटाना है, इसको तैयारी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसको अमेंडमेंट करने को ये तैयारी नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कन्वे किया है कि कुछ पेरिसेबल गुड्स को हम हटाएंगे, जो फल फ्रूट है इनको हटाए दें,
हटाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि फार्मर हमारा क्या करेगा, बता दिया आपको कि डायरेक्टली वो कहाँ पे सेल कर लेगा, मार्केट में सेल कर लेगा। इससे हमारा क्या होगा, फूड का इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, मंडी टैक्स और जो मल्टीपल टैक्स होते हैं इसको देना कम हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको बता दिया ना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रमोट करने का मतलब ये है सर कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे, मान लो मैं इन्वेस्टर्स हूं, तो किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनपुट्स की। और एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे एकदम इंटेंस इनपुट की जरूरत पड़ती है और सही टाइम पे इनपुट चाहिए। अदरवाइज 4 दिन बाद आपने खाद डाला ना फर्टिलाइजर, पूरी खेती खराब हो जाएगी। 2 दिन लेट हुआ पानी में पूरा फसल सूख जाएगी। तो क्या होता है सर कि हमारा टाइम पे इनपुट चाहिए एग्रीकल्चर में। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, मान लीजिए किसी को जरूरत है आशीर्वाद आटा वाला है, उसको जरूरत है कि मुझे 100 एकड़ जमीन चाहिए, वहां पे अपनी फार्मिंग करवाना चाहता हूं और कुछ नई वैरायटी का सीड्स लगाना चाहता हूं। तो वो क्या करेगा, जितने किसानों का होगा उनको पहले इनपुट देगा, सारा पैसा जो लगेगा उसको देगा कि भाई आप लो बो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा तो उसके लिए पैसा देगा। तो सही टाइम पे इनपुट मिल जाएगा, किसानों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होगा कि जो हमारा मान लीजिए स्पेंसर है, आशीर्वाद आटा है, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमारे फार्मर से। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा इंटरमीडिएटरीज एलिमिनेट हो जाएंगे, इंटरमीडिएटरीज हमारे नहीं रहेंगे। तो ये हमारा केस आता है किसका, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सर, ठीक है। और देखिए सर, जो आप एमएसपी लगाते हैं ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो आपको जान के हैरानी होगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आप लगाते हैं, ये आप याद रखें कि ये 26 गुड्स में लगाया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और हमारे जो गन्ना है, शुगर केन है, वहाँ पे एफआरपी लगाया जाता है। वहाँ पे क्या लगाया जाता है, एमएसपी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। एफआरपी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे एफआरपी लगाया जाता है। तो बात ये आ रही है सर कि यहाँ पे दिक्कत ये है कि एमएसपी का जो फायदा होता है वो केवल 6% किसान ही ले पाते हैं, और 94% जानते हैं किसके पास जाता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो हमारी इनकम इक्वालिटी क्यों ना बढ़े भाई। इनकम इक्वालिटी वर्ल्ड में आप देखेंगे तो 1% लोगों की, जो टॉप के 1% लोग हैं, उनके पास 99% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। और 1% लोग हैं, उनकी ग्रोथ जो हुई है 300% हुई है। और जो बॉटम में हमारे 50% लोग हैं, उनका ग्रोथ हुआ है 0.2%। तो हमारी इनइक्वालिटी खाई तो बढ़ती जा रही। कहाँ जाएगा ये वर्ल्ड, क्या करेगा ये वर्ल्ड, है ना। तो ये हमारी कुछ बात है सर, कुछ इशू है जिसकी मैंने बात करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।